यूनिट नंबर 4 इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड किसे कहते हैं? ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया जाता है और उनका सलूशन फाइंड आउट किया जाता है। इसके अंदर 2 टाइप्स के मेथड आते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड किसे कहते हैं? इंडक्टिव मेथड मूव करता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, स्पेसिफिक और जनरल। ये किसे कहते हैं? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ऐसे ही है जैसे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे पास, वो है मैन। मैन क्या है? ये एक जनरल टर्म है, लेकिन अगर हम लोग किसी मैन का नेम ले दें जैसा कि अली, तो वो एक स्पेसिफिक टर्म बन जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक बन जाएगा। इंडक्टिव मेथड कहाँ से मूव करता है? ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करता है, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ का नाम लिया जाता है और वहाँ से वो एक स्पेसिफिक टर्म की तरफ मूव करने लग जाता है। इंडक्टिव मेथड इज़ अ प्रोसेस वेयर लर्नर डिस्कवर रूल्स बाय ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक इंसान एग्जाम्पल को या फिर फैक्ट्स वगैरह को, किसी फिनोमेना को, किसी सिनेरियो को ऑब्जर्व करता है और उससे रूल्स बनाने की कोशिश करता है। इसके एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक बंदा था, उसने देखा कि शीप जो है उसका कलर वाइट है। फिर उसने कोई साल या 6 महीने बाद देखा और भी शीप्स वगैरह, तो उसने देखा उसका कलर भी वाइट है। फिर उसने कुछ दिनों बाद देखा तो जितनी भी शीप उसको नजर आई उसने देखा उनका कलर वाइट है। तो यहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दी, ऑल शीप दैट आई हैव सीन आर वाइट। यानी कि यहाँ पर उसने शीप को लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है। यानी कि जितनी भी उसने देखी, उनका एक जो हर्ड देखा, जो उनका एक ग्रुप देखा कि उसके अंदर जितनी भी शीप हैं उन सब का कलर क्या है? वाइट है। तो यहाँ पर उसने शीप का वर्ड क्या है? एक स्पेसिफिक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उससे उसने एक जनरल स्टेटमेंट कौन सी खस की कि जब भी उसने देखा सबका कलर वाइट ही होता है, तो उसने ये एक स्टेटमेंट दी, ऑल शीप मस्ट बी वाइट, कि जितनी भी शीप है इसका मतलब है सारी की सारी वाइट होनी चाहिए या फिर वो वाइट कलर में होती हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक से एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ मूव किए हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडक्टिव मेथड की? इट गिव्स न्यू नॉलेज, कि सबसे पहले इंसान अपने डेली लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस को, कुछ फैक्ट्स, सिनेरियो वगैरह को ऑब्जर्व करता है और उससे वो एक रूल बनाता है जिससे एक न्यू नॉलेज डेवलप करता है या फिर क्रिएट होता है। इसको डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। ये भी आ सकता है कि इंडक्टिव मेथड को लिखें या फिर डिस्कवरी मेथड को एक्सप्लेन करें। तो इंडक्टिव मेथड या डिस्कवरी मेथड ये एक ही है। यहाँ पर इंसान न्यू नॉलेज को डिस्कवर करता है, उसको क्रिएट करता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। जैसे कि उस इंसान ने शीप को ऑब्जर्व किया था 6 महीने बाद, फिर साल महीने बाद, तो आज ये नहीं उसने सोचा कि एक ही वक्त में उसने कोई 40-50 बेरें देख ली और फिर उसने कहा कि जितनी भी शीप हैं वो सारी की सारी वाइट ही होती हैं। ऐसे नहीं उसने कहा, उसने कई बार उनको देखा। इतनी बार ऑब्जर्व करने के बाद ही उसने ये स्टेटमेंट दी, और शीप मस्ट बी वाइट, कि ये वाइट होनी चाहिए या फिर वाइट होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। इंसान फौरी तौर पर ही एक स्टेटमेंट नहीं बना लेता है कि वो सारी की सारी वाइट हैं। हो सकता है इनका कलर कोई और भी हो, लेकिन ये कि जब भी उसने देखा उसका कलर वाइट होता है तो उससे उसने एक ही स्टेटमेंट दी, ऑल शीप मस्ट बी वाइट। दूसरा जो इंक्वायरी मेथड है वो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड कैसे मूव करता है? यहाँ पर हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। जनरल स्टेटमेंट जैसे कि मैन है और स्पेसिफिक स्टेटमेंट में उस मैन का नेम आ जाता है, जैसे कि अली। जनरल स्टेटमेंट के अंदर अगर हम लोग वुमेन लिखते हैं तो एक स्पेसिफिक वुमेन जैसे कि आयशा, वो स्पेसिफिक बन जाएगी। अब इसके एग्जांपल नंबर 1 है, ऑल मैन आर मोर्टल। यहाँ पर जो मैन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है। ऑल मैन आर मोर्टल ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट थी। एक इंसान ने इसको ऑब्जर्व किया और उसने फिर क्या, उसने ये ऑब्जर्व किया कि अली क्या है? अली एक मैन है। तो ऑल मैन क्या है? मॉर्टल है। तो इसका मतलब है कि अली भी मॉर्टल है, यानी कि अली यहाँ पर नाम आ गया है जो कि एक स्पेसिफिक टर्म है। पहली जो स्टेटमेंट देखी जाए तो ऑल मैन आर मॉर्टल ये एक जनरल स्टेटमेंट थी। जनरल स्टेटमेंट से हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव किए, और वह स्पेसिफिक स्टेटमेंट कौन सी है? कि अली एक मैन है, देयरफॉर अली इज़ मॉर्टल। यहाँ पर अली को उसने मॉडल कहा है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 2 है, ऑल एथलीट्स वर्कआउट इन द जिम, के जितने भी एथलीट्स हैं वो जिम में काम करते हैं या फिर वहाँ पर वर्क करते हैं। तो एथलीट्स क्या है यहाँ पर? ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल टर्म है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले स्टेटमेंट में हमने एक स्पेसिफिक टर्म की बात की है, अली। तो अली क्या है? यहाँ पर स्पेसिफिक बन गया कि अली एक एथलीट है। तो इसका मतलब है कि अली कहाँ पर काम करता होगा? वो भी जिम में ही काम करता होगा। अली इज़ एन एथलीट, देयरफॉर अली वर्क्स आउट इन द जिम। डिडक्टिव मेथड के एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है, ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स, कि जितनी भी डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिश नहीं है। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मैमल है।
तो ऑल मैमल्स हैव किडनीज, तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास किडनीज होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी डॉल्फिन हैं वो मैमल्स हैं और मैमल के पास किडनी होती है, यानी कि जितनी भी डॉल्फिन हैं उनके पास किडनीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये एक जनरल स्टेटमेंट थी ऑल डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन क्या है, यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट है। वहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ आ गए कि जितनी भी डॉल्फिन है उन सब के पास किडनी होती है। यानी कि ये नहीं कि एक डॉल्फिन के पास किडनी है, आप लोग जितनी भी डॉल्फिन को चेक करें उन सब के पास ही किडनीज प्रेजेंट होती हैं। डिडक्टिव मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी कि इसके पहलू कौन कौन से हैं, ये इस तरह से भी आ सकता है, या फिर इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या फिर इसकी लिमिटेशंस लिखें। डिडक्टिव मेथड को हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उसको वेरीफाई करते हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये एक क्विक मेथड होता है और ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस होता है। इंडक्शन मेथड और जो डिडक्शन मेथड है इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस का पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग इनका कंपैरिजन इसी तरह से लिख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल और इनकी इंपॉर्टेंस का डिफरेंस लिखकर। फिर बेसिक जो इनके दरमियान डिफरेंस है इंडक्शन और डिडक्शन के दरमियान वो ये है कि इंडक्शन के अंदर हम लोग किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट्स को, फिनोमेना को या सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उससे एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन डिडक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस थी उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर एक टॉपिक है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का इंडक्टिव और जो डिडक्टिव मेथड है इसके बारे में लिखें। तो इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है, ऑलवेज अंडरस्टैंड इंडक्टिवली एंड अप्लाई डिडक्टिवली, कि हमेशा चीज़ों को इंडक्टिवली ही अंडरस्टैंड करें। इंडक्टिवली किस तरह से कि एक स्टूडेंट जो है कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट्स है या फिर फिनोमेना वगैरह है सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करे, जब वो उसको ऑब्जर्व करेगा तो फिर ही वो उससे थ्योरीज वगैरह बनाए। यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट को इंडक्टिवली अंडरस्टैंड करना चाहिए। इंडक्टिवली का क्या मतलब है कि पहले फैक्ट्स वगैरह को ऑब्जर्व करे और उसी से वो थ्योरीज वगैरह जनरेट करे। डिडक्टिवली अप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये जो थ्योरीज़ हैं इसको टेस्ट करे कि क्या ये थ्योरी जो है ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड डिज़ायरेबल, कि हमें सबसे पहले इंडक्टिवली अंडरस्टैंड करना चाहिए किसी चीज़ को और फिर डिडक्टिवली इसको अप्लाई करना चाहिए। जब हम लोग इंडक्शन प्लस डिडक्शन को यूज़ करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब होता है और ये डिज़ायरेबल होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं? साइंटिफिक मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर हम लोग सवालात वगैरह पूछते हैं और उन सवालात के लिए जो जवाबात होते हैं उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। और उसको हम लोग किस तरह से तलाश करते हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करके और टेस्ट वगैरह करके। सो साइंटिफिक मेथड इज़ अ प्रोसेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स यानी कि तजर्बे वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं। डैट इज़ यूज टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशंस, और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में मज़ीद फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड आंसर क्वेश्चंस, और जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मेक एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ये कोई भी चीज़ होती है जो कि आप अपने माहौल में इर्द गिर्द उसको नोटिस करते हैं। ये कोई भी प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकती है। जैसे कि मेरे पास एक टोस्टर था, मैंने उसमें ब्रेड को रखा तो मैंने देखा कि मेरा ब्रेड जो है वो टोस्ट कर रहा है, तो या फिर नहीं, मैंने ये देखा कि जो टोस्टर था उसने ब्रेड टोस्ट नहीं किया, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एक मेरे पास प्रॉब्लम थी कि मेरे टोस्टर ने ब्रेड को टोस्ट नहीं किया। तो दूसरा मेरे पास स्टेप आ गया आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर मैं एक सवाल पूछूंगी कि वाई एंड हाउ दिस हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि मेरे टोस्टर ने ब्रेड को टोस्ट नहीं किया। मैंने पहले ऑब्जर्वेशन ये बताई। आज का क्वेश्चन में मैंने ये सवाल पूछा कि जो मेरा टोस्टर था उसने मेरे ब्रेड को टोस्ट क्यों नहीं किया। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर फॉर्म आ हाइपोसिस, यानी कि ये थर्ड स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। यहाँ पर हम लोग हाइपोसिस बनाते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ पर आज का क्वेश्चन क्या था कि मेरा जो ब्रेड टोस्टर था उसने मेरे ब्रेड को टोस्ट क्यों नहीं किया। तो आपके ख्याल में कि उसने टोस्ट क्यों नहीं किया, उस सवाल का क्या जवाब है? तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि मैंने ये सोचा कि मेरे इस सवाल का ये जवाब है कि मेरे ब्रेड ने टोस्टर को इसलिए टोस्ट नहीं किया क्योंकि उसका जो प्लग था वो ख़राब था, ये इसकी रीज़न है। फोर्थ स्टेप इज़ मेक प्रिडिक्शन। यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन किस तरह से करते हैं? हम लोग इफ़ देन स्टेटमेंट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, इफ़ और देन,
ये दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं और उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये मैं बता सकती हूँ इफ़ देन स्टेटमेंट के अगर जो मेरा टोस्टर था उसने अगर यानी कि इसलिए टोस्ट नहीं किया क्योंकि उसका जो प्लग था वो ख़राब था, तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसका प्लग वगैरह चेंज करूँ तो फिर जो है वो उसको टोस्ट कर देगा। टेस्ट द प्रिडिक्शन, यहाँ पर जो मैंने अपनी प्रिडिक्शन की थी यहाँ नीचे मैं उसको टेस्ट करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मैं अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है उसको कंडक्ट करूँगी और इस तरह अपनी प्रिडिक्शन को टेस्ट करने की कोशिश करूँगी। साइंटिफिक मेथड का 6 स्टेप है स्टेट कंक्लूजन। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट था इसने मेरी हाइपोथेसिस को कंफर्म किया या नहीं। वाज योर हाइपोथेसिस करेक्ट? डिड द एक्सपेरिमेंट कंफर्म योर हाइपोथेसिस और नॉट? You can also find scientific method video in 8604 course code. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रोल ऑफ़ टीचर। टीचर का साइंटिफिक मेथड में क्या किरदार है? टीचर जो है जैसे कि बच्चे प्रॉब्लम वगैरह पोस्ट करते हैं तो टीचर जो है वो भी बच्चों के साथ उनकी हेल्प करता है कि उस चीज़ का उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। इसके लिए टीचर जो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों को जो इंस्ट्रूमेंट है अपरेटस है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। उनके लिए जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो भी अच्छे तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि बच्चे अगर लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे से वहाँ पर सीख सकेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर के एक जो अच्छा टीचर है उसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं? एक अच्छे टीचर को ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसे हर किस्म का जो सुपरस्टिशन है यानी कि जो तोहम परस्ती होती है उससे फ्री होना चाहिए। ये यानी कि टीचर को एविडेंस के ऊपर जो है साइंटिफिक मेथड को बेस कर उसकी रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने पास से जितनी भी बातें हैं वो उसके अंदर इंक्लूड कर दें, नहीं, बल्कि एविडेंस को सामने रखते हुए जो कंक्लूजन है उसको स्टेट करना चाहिए। मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंटिफिक मेथड के क्या मेरिट्स हैं या फिर उसकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं या फिर उसकी क्या अहमियत है, उसको एक्सप्लेन करें, इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करें। तो साइंटिफिक मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं। इसके बारे में हम लोग कंक्लूजन को स्टेट करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सीख सकते हैं। उनके अंदर ये काबिलियत पैदा होती है कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है और वो इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स वगैरह सीखनी पड़ेंगी। लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशंस भी हैं जैसा कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके लिए अच्छे टीचर होने चाहिए, ऐसे टीचर होने चाहिए जिनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स हों, क्योंकि अगर टीचर के पास अच्छी स्किल्स होंगी तो बच्चे भी टीचर से अच्छी स्किल्स सीख सकेंगे। इसके अलावा ये भी कि अगर स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वगैरह ले लिए हैं तो इसके लिए उन्हें ऐसे ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी जिनकी जो है मांग भी ज़्यादा होगी, फिर ये कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऑपरेटर्स है वो अफोर्ड करना हर एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके बस की बात नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट को जो अपनी प्रॉब्लम है उसको भी कुछ यानी कि सिंपल रखना पड़ता है कि ये ना इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ले लें कि उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस अदारे के अंदर अवेलेबल ही ना हो और वो बाहर के ममालिक से मंगवाने पड़े और उनको मंगवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो है स्टूडेंट का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है क्योंकि ये एक लॉन्गर प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी कि पीबीएल को इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब है कि स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे दी जाए और वो उस प्रॉब्लम को इस्तेमाल करते हुए लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकें। जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर ने उनको एक प्रॉब्लम दे दिया है, उनको एक क्वेश्चन दे दिया है और उनको ये कहा जाए कि आप लोगों ने इस सवाल का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कि अक्सर टीचर क्लास के अंदर करते हैं, बच्चों से कुछ सवालात वगैरह पूछते हैं और उनको कहते हैं कि कल मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछूंगा और आप सब लोगों ने इसका जो सवाल है का जवाब है वो ढूंढ कर लाना है। इससे कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दे दिया जाए और वो खुद ही उसका जो सलूशन है, उसका जो जवाब है वो तलाश करने की कोशिश करें। जब बच्चे खुद ही इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, गूगल से इतना सर्च करेंगे, यूट्यूब से सर्च करेंगे, तो वो चीज़ उनके दिमाग के अंदर फिट हो जाती है, वो आंसर, वो कभी भी सारी ज़िंदगी उसको बुला नहीं सकते। इसलिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो है काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो फोकस था वो कनाडा ने किया था पहले नंबर पर, यानी कि कनाडा ने ही किया था। इसके बाद अमेरिका जो है उसने फोकस करना शुरू किया कि वहाँ पर जो स्कूल्स में स्टूडेंट वगैरह थे उनको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम करवाया गया। स्टूडेंट को अकेले भी प्रॉब्लम दे दी जाती थी, इसके अलावा ये भी कि 8-10 स्टूडेंट के ग्रुप बना दिया जाता था और उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती थी और वहाँ पर 8-10 स्टूडेंट मिलकर उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे।
सो प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग अप्रोच इज़ एन अप्रोच दैट चैलेंज स्टूडेंट टू सीक सोल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और स्टूडेंट उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बाय देमसेल्व्स, यानी कि बजात वो खुद करते हैं या फिर वो ग्रुप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। पीबीएल इंगेजेस स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग स्किल्स, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या करती है, ये स्टूडेंट को इंगेज करती है। इससे स्टूडेंट क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स को सीखते हैं कि जब भी उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इससे स्टूडेंट स्किल्स सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ पीबीएल, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का क्या प्रोसेस है, ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट के एक ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप के अंदर तकरीबन कोई 8-10 स्टूडेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उनको एक मसला दे दिया जाता है और स्टूडेंट जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये मसला है क्या, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उस प्रॉब्लम से वो हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि उनकी जो हाइपोथेसिस थी उनके एक्सपेरिमेंट ने उसको जस्टिफाई किया है या नहीं। फिर इस तरह वो अपना जो सॉल्यूशन है, अपना जो कंक्लूजन होता है उसको स्टेट करते हैं, उसके स्टेटमेंट के बारे में लिख देते हैं। तो ये है पीबीएल का प्रोसेस। तो स्टूडेंट ना सिर्फ ग्रुप के अंदर मिलकर काम करते हैं बल्कि इंडिविजुअली भी उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और वो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग पीबीएल, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोसेस आता है वो आता है डिफाइन। स्टूडेंट को चाहिए कि जो स्पेसिफिक टर्म है, जो उनको एक प्रॉब्लम दी गई है, कि सबसे पहले वो उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से अहम पहलू हैं, उसको डिफाइन करें। अगर एक से ज़्यादा पहलू हैं, इसका मतलब ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं हर एक को एक एस्पेक्ट दे दिया जाए और वो इसको डिस्कस करे, उसको डिफाइन करने की कोशिश करे। जो नेक्स्ट इसके अंदर प्रोसीजर का सेकंड स्टेप है वो है एक्सप्लोर, यानी कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करे, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ कहीं भी किसी भी डेटाबेस के ऊपर, उसको जो है रीड करे, उसके बारे में सारी की सारी जो मालूमात हैं वो ले ले। थर्ड स्टेप इज़ नैरो, यानी नैरो के अंदर वो ये देखें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उनको वो एक साइड के ऊपर लिख के रख ले और बाकी जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको वहाँ से जो है एक्सक्लूड कर दे। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेस्ट, जब उसके पास अहम इन्फॉर्मेशन आ गई है जिसको उसने नैरो डाउन कर लिया है तो उसको इस्तेमाल करते हुए वो टेस्ट वगैरह करे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करे और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ टीचर इन पीबीएल, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर का क्या किरदार है। वहाँ पर देखा जाए तो टीचर जो है स्टूडेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में टीचर हेल्प करते हैं। स्टूडेंट जो है उनको प्रॉब्लम वगैरह दे दी जाती है, उनसे हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह टीचर वहाँ पर फैसिलिटेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, वहाँ पर सुपरवाइज़र के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट कंसल्टेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती तो वो अपने टीचर से पूछते हैं और इस तरह टीचर भी उनके साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इंक्वायरी मेथड के अंदर स्टूडेंट जैसे कि उनको प्रॉब्लम दी जाती है तो वो खुद ही सीखते हैं, इसका मतलब ये स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पर स्टूडेंट इंडिविजुअली भी काम करते हैं, इसके अलावा उनको ग्रुप्स बना दिया जाता है। ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम दी जाती है वो सभी उसके ऊपर मिलकर फोकस करते हैं, यानी कि यहाँ पर टीम वर्क को भी फैसिलिटेट किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इसका ये फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ही दी जाती है और बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंथुसिस्टिक है, यानी कि बच्चों के अंदर जोश व जज्बा होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स मेक फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट के जैसे ग्रुप बना दिया जाता है तो वहाँ पर ग्रुप के अंदर स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और इस तरह पीयर ग्रुप के तौर पर वो एक्ट करते हैं। इंक्वायरी मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं या इसके जो डीमेरिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिफ़िकल्टी इन असेसिंग, जैसे कि यहाँ पर अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट बना लिया जाए, हम लोग ये चेक करना चाहें कि स्टूडेंट ने कौन कौन सी स्किल्स सीखी हैं, तो एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट बनाने के लिए भी एक बंदे को कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर। फिर ये कि उसको चेक करना है तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, यानी कि यहाँ पर जो असेसिंग करनी है कि बच्चे ने वाकई कोई स्किल सीखी है कि नहीं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। टीचर नीड टू बी वेल कम्पिटेंट इन प्लानिंग, अब जो एक टीचर वहाँ पर उनका सुपरवाइज़र के तौर पर एक्ट कर रहा है, टीचर के पास भी वो ख़ास किस्म की स्किल्स होनी चाहिए जिनकी स्टूडेंट को ज़रूरत है। ये ना हो कि स्टूडेंट को जिस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत है वहाँ पर टीचर के पास वो वाली स्किल्स ही ना। जब टीचर के पास स्किल्स नहीं होंगी तो फिर स्टूडेंट कैसे सीख सकेंगे, वो अपने टीचर से उस स्किल के बारे में किस तरह से सवालात कर सकेंगे अगर टीचर को इस चीज़ के बारे में ना पता हो। इसलिए जो टीचर हैं उनके पास स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करनी होती है उस प्रॉब्लम की, उसको सॉल्व करना होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है, हाइपोथेसिस में भी स्टूडेंट की मदद करनी होती है और एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करने में भी उनकी हेल्प करनी होती है।